मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने भारत में आधुनिकीकरण समाजशास्त्रियों की दृष्टि में का अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जोड़ा था। परंपरा का अर्थ किसी मूल्य, मान्यता आदि को ज्यों का त्यों यानी जैसा कि है वैसे ही उसी रूप में उसे अपनाना होता है, जबकि आधुनिकता विचारों, व्यवहारों एवं क्रियाओं के लिए एक दृष्टिकोण होता है। इसी के साथ हमने कल बताया था कि पश्चिम तथा भारतीय समाजों की तुलना में परंपरा और आधुनिकता का उपयोग किया जाता है, अर्थात भारत में प्रगति, परिवर्तन एवं उद्विकास परंपरा से आधुनिकीकरण की ओर होते हैं। तो इस प्रकार परंपरा का अर्थ व्यक्तियों के विचारों, आदतों, प्रथाओं आदि के संकलित रूप से है, जबकि आधुनिकता का संप्रत्यय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। अतः परंपरागत समाज आधुनिक समाज से भिन्न है, परंतु पूर्णतया भिन्न हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परंपरागत समाज पूर्ण रूप से परंपरागत नहीं होता है। और इसी प्रकार हम कहेंगे कि आधुनिक समाज पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं कहा जा सकता। तो परंपरागत समाज किसी भी तरीके से पूर्णतया परंपरागत नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक समाज पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृतितः है यह आधुनिकता उद्विकासीय है, जो स्वतः परिवर्तित होती रहती है एवं आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार हम भारत में आधुनिकीकरण समाजशास्त्रियों की दृष्टि में देखते हैं। तो उसमें है आधुनिकीकरण के संबंध में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार कहे थे, जिसमें सर्वप्रथम हम योगेश अटल की बात करते हैं। तो योगेश अटल के अनुसार भारत में परंपरा एवं आधुनिकता साथ साथ दिखाई देती है। परिवारों के स्तर पर ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें दोनों रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि विवाह व मृत्यु के अवसर पर विधि विधान पूर्वक कार्यक्रम किया जाना, संतान जन्म के अवसर पर श्रावण मनाना, विधि पूर्वक 40 दिन के पश्चात ही पूर्ण रूप से शुद्धि होना आदि अनेक क्रियाएं परंपरागत रूप से की जाती है। तो आज भी परिवारों में त्योहारों पर वही खाना, वही पूजन व विधि विधान किया जाता है जो पीढ़ियों से होता आया है। उसी प्रकार महिलाओं की वेशभूषा, श्रृंगार, होटलों में भोजन करना, घरों में पार्टियों का आयोजन करना आदि आधुनिकीकरण का रूप है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि परंपरा और आधुनिकता हमें भारतीय समाज में साथ साथ दिखाई देती। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस.सी. दुबे। दुबे ने आधुनिकता को परंपरा का विरोधी माना है। इन्होंने भी अपनी बात को कई जो उदाहरण है उससे स्पष्ट करा है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार अर्जित स्थितियों में परस्पर एवं अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियों में परस्पर समन्वय नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार आधुनिकीकरण के लिए भारत के प्राचीनतम सिद्धांतों जैसे कर्म का सिद्धांत, जीवन चक्र का सिद्धांत, धार्मिकता का सिद्धांत, परलौकवाद, खंडात्मकता, कौटुंबिकता आदि को छोड़ना होगा एवं कर्तव्यपरायणता, अनुशासन को अपनाना होगा। तो दुबे ने इस बात को कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया है कि विकास की अनेक योजनाएं बनाई गई है, किंतु परंपराओं ने उनमें बाधा पहुंचाई है। लोग आज भी जाति बंधनों को महत्व देते हैं और अपने संस्कारों को त्यागना नहीं चाहते हैं। विशेषकर गांव में परंपराएं शहरों की तुलना में अधिक मान्य होती है। दुबे का कहना है कि अब ग्रामीण लोग भी आधुनिकता को मानने लगे हैं। जैसे पहले गांव में स्थानीयता, जाति, वंश, परिवार को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु अब उसका स्वरूप ही बदल गया। परिवार में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ गया है, संयुक्त परिवार विभाजित हो रहे हैं। उसका कारण यातायात, रेल, संचार के साधन, शिक्षा, सामुदायिक योजनाएं हैं। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति ने शहरीकरण को भी बढ़ावा दिया है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण मान्यताएं बदलने लगी हैं, किंतु अभी भी पूरी तरीके से बदलाव नहीं आया है। तो इस प्रकार भारत में परंपरा और आधुनिकता दोनों का ग्रहण साथ साथ हो रहा है और स्थिति द्विविधात्मक बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया था। इन्होंने बताया कि नई अर्थव्यवस्था, नवीन शिक्षा प्रणाली, नवीन कृषि व यातायात के साधन, गांव से शहरों की दूरी का कम होना, उद्योगों को जन्म देना, प्रेस, समाचार पत्र आदि ने संपूर्ण देश में नवीन क्रांति को
जन्म लिया। उन्होंने बताया था कि परंपरागत जाति व्यवस्था में भी अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जैसे कि एक और जाति ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखा है तो वहीं दूसरी ओर प्रजातंत्र को भी अपनाया। तो इन्होंने राजनीति में जाति के संबंध में भारत में 3 तरह के स्वरूप बताए कि राजनीति और जाति 3 तरह से बंधी हुई है। पहले हम बात करते हैं द्रव्यगतिशीलता। इसके अंतर्गत प्रभावशाली एवं उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जातियों का आश्रय परंपरागत वफादारी एवं अर्थव्यवस्था के नाम पर लेते हैं। दूसरी है क्षैतिज गतिशीलता। इसमें प्रत्येक जाति के अपने जातीय संगठन बने होते हैं और अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इन नए जाति संगठनों का नेतृत्व नवीन शिक्षित पीढ़ी के हाथ में है, जो जनतांत्रिक विचारधारा को मानने वाले हैं एवं प्रजातांत्रिक एवं आधुनिक दोनों विशेषताओं से युक्त है। फिर है विभेदक मूलक गतिशीलता, यानी इसमें राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करने के लिए मतदाताओं से प्रार्थना करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जाति का सहारा लेते हैं। उम्मीदवारों का चयन करते समय भी राजनीतिक क्षेत्र की जातीय स्थिति का ही ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार रुडोल्फ ने कानून के शासन को भी अंग्रेजों की देन ही माना है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों की ही देन थी। इससे पहले देश का जो शासन था वो प्रथाओं और सामंतों से चलता था। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को एक प्रकार से कानून और प्रशासन द्वारा संचालित किया था और उसी के कारण आज ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक न्याय व्यवस्था पाई जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने पुनर्विवाह, बाल विवाह, स्त्री संपत्ति अधिकार, सती प्रथा निरोधक कानून आदि भी आधुनिकता का ही शुभारंभ है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। तो इस प्रकार रुडोल्फ ने बताया कि परंपरा से आधुनिकता की ओर समाज को लाने में अंग्रेजों ने भी अपना बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में आधुनिकता के प्रभाव। तो यदि हम भारत में आधुनिकता की बात करें तो आधुनिकीकरण पूर्ण रूप से भारत में नहीं पाया गया है, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा के संपर्क से इससे राजा राम मोहन राय ने सभी नागरिकों एवं स्त्री पुरुषों में समानता लाने का प्रयास करा था। उसी तरीके से द टाइम्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से आधुनिकता का प्रारंभ हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात कई तरह की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि उत्पादन कार्य बढ़े। औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा मिला। शिक्षा में विशेषीकरण आया। बुद्धिजीवी वर्ग ने समाज के लिए अनेक नीतियां अपनाई। राष्ट्र के हित में कार्य करे। विधवा विवाह स्वीकृति, बाल विवाह निरोधक कानून, सती प्रथा की समाप्ति हुई। उसी प्रकार से औद्योगिकरण में नगरीकरण ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। तो इन सब के कारण परिवार, जाति, नातेदारी आदि के संबंधों में भी गतिशीलता आई। इसी प्रकार धर्म, रंग, लिंग, संप्रदाय, जन्म आदि से संबंधित जो भेदभाव वाले कानून थे उनका भी समाप्तिकरण हुआ एवं स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार प्राप्त हो गया। इससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को स्वीकारने लगा। संपत्ति, उत्तराधिकार, छुआछूत, विवाह आदि से संबंधित कानूनों ने जीवन के नए आयाम प्रस्तुत करे। इस प्रकार सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आए। आधुनिकता का प्रभाव संस्कृति, राजनीति आदि क्षेत्रों पर दृष्टिगोचर हुआ। व्यस्त मताधिकार का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त होने लगा। चुनाव में मत देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। इसी प्रकार जाति, परिवार, वंश, नातेदारी, त्यौहार, मान्यताएं सभी क्षेत्रों में आधुनिकता में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया थी उससे केवल नगरों में ही हुई, बल्कि गाँव में भी इसका प्रभाव हमें देखा जा सकता है। तो गांव वाले लोग भी अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला देते हैं, उसके लिए उत्सुक रहते हैं। उसी प्रकार जातिगत व्यवसाय में गांव में भी गतिशीलता आई है। कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग जो है वो प्रचुर मात्रा में होने लगा है। आज प्रत्येक ग्रामीण अपनी आय स्रोत व आय बढ़ाने के प्रति सचेत हो गया है। चुनाव व राजनीति में उच्च जाति निम्न जाति के मध्य दूरियां कम होती नजर आ रही है। इस प्रकार सामाजिक दूरियां कम हो रही है। जमींदारी व जागीरदारी उन्मूलन ने भी गांव में उन्नति की है। तो इसी प्रकार भूखंडों के एकीकरण व संयुक्त कृषि में भी परिवर्तन आए हैं। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक आधुनिकीकरण व पश्चिमीकरण की भी
चर्चा करेंगे। तो पश्चिमीकरण केवल पश्चिमी समाज के प्रभाव के अर्थ को उपयुक्त किया गया है, जिसमें हम पश्चिम की संस्कृति वेशभूषा को अपनाते हैं। यह अवधारणा भी श्रीनिवास ने ही दी थी। श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण में पश्चिमीकरण में प्रत्यक्ष संबंध बताया एवं पश्चिमी देशों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों को आधुनिकीकरण की संज्ञा। इन्होंने बताया कि पश्चिमीकरण के अंतर्गत सिर्फ हम पश्चिम के देशों को लेते हैं, जबकि आधुनिकीकरण में हम उसकी विचारधारा को भी लेते हैं। तो आधुनिक संस्थाएं चाहिए, आधुनिक विचारधारा नहीं, आधुनिक सत्ता चाहिए, आधुनिक उद्देश्य नहीं, आधुनिक धन चाहिए, आधुनिक जिज्ञासा नहीं एवं आधुनिक वस्तु चाहिए, आधुनिक व्यवसाय भाषा नहीं। तो उपयुक्त कथन का सारांश यह कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण को विद्वानों ने समानार्थक रूप में प्रयोग करा है, परंतु दोनों को हम एक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के समान भी है और एक दूसरे से पृथक भी है। पश्चिम में हम पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाने पर जोर देते हैं, जबकि आधुनिकीकरण में किसी समाज को अपनी संस्थाओं, मूल्य एवं आदर्शों को परिष्कृत, परिमार्जित, पुनर्व्यवस्थित एवं परिवर्तित करना होता है। तो इस प्रकार पश्चिमीकरण के प्रति लोगों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरोध भी है, फिर भी दोनों अवधारणाओं को एक दूसरे से विरोधी नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार हम आधुनिकीकरण की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे सामाजिक मुद्दों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।